हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, माय नेम इज आदिल। और इससे पहले हम कई वीडियोस के अंदर जो है वो एनालिसिस करते होते हैं और बड़े आसान तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज या वट एवर जो भी आप कमोडिटीज को ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने सिंपली एनालिसिस कैसे करना है। और वो एनालिसिस सिंपल बुनियादों पे होता है, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के कुछ रूल हैं जिसको हम कहते हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स। हम उसके अलावा सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, इन आसान सी चीज़ों को हम समझते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें जो नेक्स्ट परचेजिंग करनी है वो हमें एग्जैक्टली कहाँ से करनी चाहिए। तो अभी जो हमने लास्ट टाइम, अगर आपको हमने आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी, अगर आप नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा। हमने पीएसओ का जो है हमने स्टॉक उसकी एनालिसिस किया था उसका। और उसकी जो परचेज प्राइस दी थी वो मैंने 352 दी थी। और मैंने कहा था कि मैक्सिमम जो जा सकता है ये 390 रुपीज तक जा सकता है। और अभी तक जो मार्केट जो है वो 352 से 366 रुपीज तक जा चुकी है। तो इट मीन्स के पीएसओ का जो एनालिसिस किया था, दैट वीडियो वाज फैबुलस। उसके अंदर बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया। नाउ द पार्ट इज कि हम नेक्स्ट एनालिसिस किस चीज पे करने वाले हैं। एक पुरजोर फरमाइश पे हमारे पास एक आया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एनबीपी का हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये इसने एक एवर हाई लगाया हुआ है। उसके अलावा 280 रुपीज से इसका एवर हाई है। अभी वैसे इसके अंदर जो है मुख्तलिफ स्टॉक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एवर हाई अपना नया लगा लिया हुआ है, लेकिन कई ऐसे कॉइन्स हैं जो कि अभी तक डिप्राइव्ड है। अभी भी वो उस प्राइस को रीच नहीं कर पाए जिस पे उनको होना चाहिए था, जिसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेक्टर, सेरल और उसके बाद बीएफ बायो। ये एक ऐसे तीन है जिसके ऊपर मैं अगली वीडियो के अंदर एनालिसिस करूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। और हम जो है सबसे पहले ये करेंगे कि हम सबसे पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम जाएंगे और सिंपली सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले एक एनालिसिस मैंने किया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि मार्केट, वो टिकटॉक के ऊपर कुछ वीडियोस पड़ी हुई है, प्रोबेबली आपने वॉच की होंगी, अगर नहीं भी की तो आप जाके वॉच कर लें। तो सबसे पहले ये कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 157.53 एक ऐसी प्राइस थी जहां से मार्केट उठ सकती है, क्योंकि वो एक ऐसी रेड कैंडल बन रही थी यहाँ पे। अगर आप गौर करेंगे तो इस रेड कैंडल से एग्जैक्टली अपना मार्केट ने अपने आप को उठाया और उसके बाद ऊपर चली गई। अगर हम ये वॉच करें कि कितनी तकरीबन गई है, मैयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा अराउंड 46% मार्केट का मूव आया है। इट मीन्स कि अगर आपने 1 लाख रुपया भी डाला होता तो यू हैव मस्ट हैव मेड अराउंड 40,000 रुपीज। तो 1 लाख रुपए के ऊपर दैट्स क्वाइट गुड प्रॉफिट एज वेल। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमने जो भी एनालिसिस करना होता है हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या मार्केट जहां खड़ी है मुझे यहां से परचेजिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहली जो चीज है कि क्या यहां से परचेजिंग करनी है कि नहीं, उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं हमेशा कि यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस का लेवल क्या है। अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस का लेवल वो होता है जहाँ पे बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो मार्केट प्राइस पे जाके बेचने की कोशिश करते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा एरिया यहाँ पे नजर आता है जहां से मार्केट ने अपने आप को पहले क्या किया था, गिराया था। इट मीन्स के अगर मार्केट 206 पे खड़ी हुई है और मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो 214-15 रुपए पे है, तो इट मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ से जाके दोबारा गिरती है तो आप फिर दोबारा एक बहुत लंबे अरसे तक इंतजार में बैठ जाएंगे और वो इंतजार की घड़ी कभी भी स्टॉक लेने के बाद खत्म नहीं होती है। तो इट मींस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जहां पे मार्केट इस टाइम है यहाँ पे कोई परचेजिंग करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसकी वजह क्या कि सबसे पहले ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल आ चुका है और बड़ा करीब है। सेकेंडली उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट जहां खड़ी है इसके नीचे सपोर्ट कहाँ बनती है, या डिमांड जोन कहाँ बनता है, या सिंपली डिमांड कहाँ बनती है। तो उसके अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन होती है वो हमेशा थोड़ी सी तिरछी होती है, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई जोन होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई भी चीज एक प्राइस से एक ही दफा उछलती है यानी कि उठती है, तो इट मीन्स कि वहां पे डिमांड है, वहां पे सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट एक ही प्राइस पे बार बार आके उठना शुरू कर दे तो इट मीन्स कि वहां पे डिमांड जोन बन गया है, या फिर एक ही जगह से बार बार गिरना शुरू कर दे तो वो सप्लाई जोन बन गया। तो इसको सिंपली हम डिवाइड कर लेंगे। दूसरा कि अब हम जब भी यहाँ पे कोई चीज लगाने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ लगाएंगे एक चैनल। चैनल से मुराद ये होता है कि हम एक चीज फाइंड आउट करेंगे, मार्केट इस लेवल के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो बार बार आई और फिर वहीं से उठ रही थी। तो इट मीन्स कि हमें एक नीचे जो सपोर्ट मिल रही है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो इट मीन्स कि 184 से 190 का जो एरिया है ये एक सपोर्ट का एरिया है। यानी कि अगर मार्केट गिरती है तो बार बार एक तिरछी लाइन ऐसी लग रही है जिसके ऊपर मार्केट प्राइस बार बार आके क्या करती है, अपने आप को उठाती है। अगर इन केस मार्केट प्राइस इस प्राइस से जो है वो नीचे चली जाती है, नीचे जाने से मुराद है कि मार्केट इस लाइन से नीचे की तरफ जाके ब्रेक कर देती है। अब ब्रेक करने से मुराद अगर बड़े आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज कोई लोग
अपनी जो मेहरान गाड़ी है उसको खरीदना चाह रहे थे 5 लाख रुपए पे। अगर सपोज कि एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि 5 लाख प्राइस भी जो है वो गाड़ी की बहुत ज्यादा है, बेचने वाले बहुत ज्यादा शिद्दत से आ जाते हैं, या गाड़ी जो कंपनी है वो गाड़ी फिर से बनाना शुरू कर दे, तो इट मीन्स कि मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, हमेशा मार्केट नीचे गिरेगी। इसके आसान से एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज के मार्केट में आम की तादाद, आम खाने वाले आम जो है वो उनकी तादाद बढ़ जाए बेचने वालों की, यानी कि मार्केट में आम की तादाद बढ़ गई है लेकिन डिमांड किसी वजह से कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस आहिस्ता क्या करेगी, नीचे आएगी। क्योंकि बेचने वाले ने अपने आम बेचने हैं, वो खराब होंगे, तो वो क्या करेगा, मार्केट प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएगा और उस प्राइस पे लाने की कोशिश करेगा जहां पे मेरे सारे आम बिक जाए। तो जब भी मार्केट किसी प्राइस पे इस जिस तरह इस लेवल पे बार बार आ रही है और उठ रही है, तो इट मीन्स के मार्केट को यहाँ से क्या मिल रही है, डिमांड मिल रही है, बायर्स मिलते हैं। वो बायर्स मिलते हैं और प्राइस को हो सकता है कि मार्केट प्राइस यहाँ टच करे और फिर ऊपर चली जाए। और दूसरी सिचुएशन ये है कि मार्केट इससे नीचे क्लोज कर जाए, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, दैट इज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर याद रखना है, दैट इज 154 155। ये टारगेट क्यों है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, उसके अंदर हम जब ईएमए को समझेंगे, हम एमए को समझेंगे, मूविंग एवरेजेस को समझेंगे। तो यहाँ पे सिंपली 100 डेज मूविंग एवरेज तकरीबन 155 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अभी जब मार्केट ने लास्ट टाइम अपना जो है वो डिप लगाया था 150 के ऊपर, तो मार्केट ने उस ईएमए को टच नहीं किया था। तो इट मीन्स देयर इज अ वन पेंडिंग ईएमए। मूविंग एवरेज एक होता है जो कि आपकी प्राइस के एवरेज निकाल के आपको बताता है कि मार्केट प्राइस इससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। तो 153 इज दैट पॉइंट जहां पे मार्केट को एग्जैक्टली आके टच करना चाहिए। तो अगर आप मेरी बात मानेंगे, अगर मानना चाहे, तो फिर आपको 154 155 के ऊपर अपना जो है वो ऑर्डर एक प्लेस करके रखना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश करती है और आती है, तो इट मीन्स कि 100% मार्केट यहाँ से क्या करेगी, उठेगी। और मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि मार्केट में एक क्रैश जो है वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि जब भी मार्केट जेन में रखना है, इसे कहते हैं पैराबोलिक मूवमेंट। पैराबोलिक मूवमेंट से मुराद होता है एवरीथिंग विच गोज अप कम्स डाउन, जो भी चीज ऊपर जाती है उसने वापस गिरना है। तो इट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि अगर मार्केट की प्राइस अगर इतनी बड़ी तेजी से 280 तक गई थी, 290 तक गई थी, तो इट मीन्स कि वो बड़ी तेजी के साथ, उतनी ही तेजी के साथ नीचे भी गिरी है। तो इट मीन्स कि ये जो गिरी है ये तकरीबन 46% का मूव नीचे की तरफ भी आया है। तो जो किसी ने भी 274 पे परचेजिंग की होगी, अब उसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मार्केट में उतना फ्लो आए पैसों का कि मार्केट की प्राइस पर दोबारा ऊपर लेके जाए। तो इट इज वेरी क्लियर। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस का लेवल है जो हम लगाना भूल गए हैं, वो है इस टाइम हमारे पास तकरीबन आप समझें अराउंड 287 रुपीज के पास। ठीक है, 274 से लेके 287 तक एक सप्लाई का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के मुताबिक है कि जहां मार्केट अभी खड़ी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स में बिल्कुल पैसे अभी नहीं डाल रहे। सेकेंडली, कब डालने हैं, 153 154 155 एक ऐसा एरिया जहां पे आपको परचेजिंग करनी है और आपके ऑर्डर्स वहां पे लगे होने चाहिए। सेकेंडली ये कि अगर सपोज आपके पास कोई ऑलरेडी शेयर्स हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इंतजार कर सकते हैं कि मार्केट 219 20 21 के करीब आए तो आप इसको निकाल दें अगर आप प्रॉफिट में है। और अगर आप सपोज वहां पे ब्रेक इवन हो रहे हैं देन भी आप निकाल दें। और अगर आपने परचेजिंग बहुत ऊपर से किया है, तो बेटर इज टू कीप दैट इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट और उस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि मार्केट दोबारा उस पॉइंट पे रीच आउट नहीं कर जाती है। क्योंकि जो भी चीज याद रखनी है, जो चीज उठी है वो वापस गिरनी है, और जो चीज गिरी है वो भी वापस उठेगी। लेकिन डिपेंडेंसी इज ऑलवेज ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर इसमें भी कोई आपको चीज मुश्किल लगी हो, तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, तो आप सिंपली वो लोग जो नए हैं उनको सिंपली एक प्राइस नीचे टैग कर दें, ताकि अगर सपोज वो पूरी वीडियो नहीं देखना चाह रहे तो उन्हें पता हो कि हमने जो इस प्राइस में बात की है वो प्राइस जो बाइंग ऑर्डर डालने हैं दैट इज 153 रुपीज। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। एंड इफ यू लव्ड इट, तो कमेंट जरूर करिएगा और कोई एक नया स्टॉक बताइएगा जिसके ऊपर हम एनालिसिस करें।